please subscribe. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भाग्योदय के समय का कई सूत्र मतलब 5 सूत्र तो आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि हम डिस्कस करेंगे तो एक तरफ से नहीं, कई तरह से करेंगे इसको डिस्कस। तो भाग्योदय का समय बेसिकली मैं पिछले वीडियो में भी बना रखा हूँ, लेकिन इसको और एक्सप्लेन करेंगे और एडिशनल मीन्स योग जो आता है उन सभी योगों पर डिस्कशन करते हैं। तो आप देखें कि भाग्योदय से रिलेटेड जीवन में बड़ा ही इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो अगर हम बारी बारी से इसको डिस्कस करें तो ये हम 5 सूत्र की बात कर रहे हैं ना। तो 5 सूत्र का मतलब यह है कि कई तरह से इसको डिस्कशन किया जा सकता है। तो पहले मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाग्य का अधिपति है ना। तो भाग्य, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भाग्य का अधिपति कौन होगा। तो भाग्य का स्थान अगर हम ये लग्न कुंडली मानते हैं ना, तो लग्न कुंडली में ये भाव प्रथम भाव 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होता है ना। तो ये भाव की बात कर रहे हैं ना, ये आप भाव ही जाने, राशि नहीं। ये मेरा डिस्क्लेमर होता है। 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 भाव है। भाव का मतलब है कि नवम स्थान भाग्य का स्थान होता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि ये भाग्य स्थान जो है ये इसी से रिलेटेड, इसका जो स्वामी होता है वो भाग्याधिपति कहलाता है या भाग्येश कहलाता है। भाग्य का अधिपति मतलब भाग्य का मालिक, उसी को हम भाग्येश भी बोलते हैं। तो भाग्याधिपति के केंद्र में रहने से, अगर ये भाग्याधिपति इस भाव का जो स्वामी होगा, अगर वो केंद्र में होगा, कहाँ होगा, तो केंद्र मतलब ये 4 भाव में होगा, मतलब प्रथम चतुर्थ सप्तम और दसम भाव में होता है। तो ये केंद्र में अगर होता है तो ऐसे जातक का प्रथम अवस्था है, मतलब जीवन को अगर हम 3 अवस्था 4 अवस्था में डिवाइड करें, 4 अवस्था में इसका प्रथम अवस्था में भाग्योदय हो जाता है अगर ऐसा है तो। और अगर यही भाग्याधिपति, ये फार्मूला में कंसेप्ट क्लियर कर रखा हूँ कि केंद्र में होने से तो प्रथम अवस्था में होता है, लेकिन अगर ये त्रिकोण में हो या उच्च में हो, त्रिकोण का मतलब ये हुआ कि 1 5 और 9। देखिए लग्न का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीवन में, तो एक त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। अब आगे 5th हाउस जो है ये 5वां घर, ये भी होता है त्रिकोण, और ये 9th भाव मतलब भाग्य स्थान ये भी होता है। तो अब जीवन के दूसरे अवस्था में ये जो है अवस्था है ना, तो दूसरे अवस्था में भाग्योदय होना तय होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि भाग्याधिपति न तो केंद्र में है न तो त्रिकोण में है, लेकिन हाँ कहाँ है, तो स्वक्षेत्रीय है, अपने स्वक्षेत्र में है, और या तो फिर मित्र के घर में है। तो ऐसे अवस्था में ये तृतीय अवस्था में आता है। थर्ड अवस्था जातक का जो भाग्योदय होता है वो हो जाता है। तो ये पहला सूत्र है। ये सूत्र सामान्य तौर पर समझना चाहिए, ये सामान्य है ना, ये सामान्य विधि है। तो ऐसे अवस्था को आइडेंटिफाई करना मीन्स वो हो सकता है कि एक अवस्था, पहला अवस्था 1 से लेकर 20 साल हो, 20 से फिर 40 हो, इस तरह से अगर हम डिफाइन करेंगे तो फिर वो अवस्था की बात होती है। तो ये समझना चाहिए कि ये एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसा समझना चाहिए। लेकिन ये योग अगर इसको और भी बल मिलता है इन सभी सूत्र से, तो और भी कुछ आइडेंटिफाई होगा, ये भी आप समझें। तो आगे हम और भी बात करते हैं कि जो दूसरा फार्मूला है, दूसरा फार्मूला को ऐसे आप समझिए कि ये टोटल भाव कितना है, तो ये टोटल भाव है 12, मतलब काउंटिंग करते हैं 1 2 3, मतलब 12 घर है। तो इस 12 घर को क्या करें, हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या होगा कि पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। तो एक प्रथम जो 4 होगा, 1 2 3 4, ये पहला भाव पहला में आएगा, तो पहले पोजीशन में आता है। फिर ये दूसरा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 4 ग्रह,
और तीसरा पोजीशन होगा फिर नेक्स्ट 4 ग्रह। तो ऐसे समझ लीजिए कि एक से लेकर 2 3 4 तक, है ना, ये पहला भाव हो जाएगा। और फिर 5 से लेकर 5 6 7 8, ये 8 तक हो जाएगा दूसरा पोजीशन। और फिर 9 10 11 12, मतलब ये हो गया 9 से लेकर 12 तक, ये तीसरा अवस्था। अब इन सभी घरों में से, अब आपको देखना है कि शुभ ग्रह का वर्चस्व कहाँ पर ज़्यादा है। मतलब जैसे शुभ ग्रह आप जानते हैं कि शुभ ग्रह क्या होता है, तो बृहस्पति है, शुक्र है, बुध है, अगर मतलब शुभ ग्रह के साथ तो भी, या पूर्ण चंद्रमा है तो भी। तो ये सब का पोजीशन देखने से ये पता चलता है कि अगर प्रथम 4 घर में है तो इसको भी आप लाइफ में 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, है ना। और तीसरा पार्ट में ये होता है कि ये फर्स्ट पोजीशन में अगर है तो जीवन में जो सुख प्रदान होगा, भाग्योदय का जो सिचुएशन होगा, वो प्रथम 4 घर में रहने से बाल अवस्था में ही हो जाएगा। और दूसरा जो पोजीशन है 5 से 8 घर में हो, मतलब 5 से लेकर के 8वां घर में शुभ ग्रह ज़्यादा बैठा हो, मतलब इन चारों शुभ ग्रह का पोजीशन जो है वो अगर इन सभी घर में हो तो सेकेंड अवस्था, है ना। मतलब अगर 20 वर्ष के बाद की बात करें तो वैसे। और उसके बाद उसी तरह से अगर ये 9th 10th 11th 12th, तो ये जो अवस्था है ये थर्ड अवस्था है। तो जीवन को के एज को अगर थर्ड पोजीशन में, मतलब थर्ड से डिवाइड कर दें, तो ये अंतिम अवस्था में ऐसे लोगों का भाग्योदय माना जाना चाहिए। तो ये भी है क्या, ये भी है सामान्य तौर पर इस तरह का, मतलब पहले पोजीशन का भी आप देखिए विचार, दूसरे का भी विचार देखिए, और इन दोनों से समझिए कि हाँ ये जो पोजीशन है ये क्या बता रहा है, कि ये प्रथम अवस्था बता रहा है, द्वितीय अवस्था या तृतीय अवस्था। तो अवस्था की बात हम लोग जो कर रहे थे वो ऐसा समझना उचित होता है। उसी तरह से अगर हम बात करें अब तीसरा सूत्र, तो 2 सूत्र हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। और तीसरा सूत्र ये है कि तीसरा सूत्र में जो डिस्कस किया हुआ है कि अगर यदि लग्न शुभ राशि का हो, आप समझते हैं शुभ राशि का हो, मतलब आप समझते हैं शुभ राशि का मतलब ये भी हुआ कि जो हर एक राशि का होता है, ये जो प्रकृति होता है वो क्रूर और सौम्य होता है। ये आप पर भी हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर दें कि जो एक होता है पहला राशि मेष, तो ऐसे आप बस 2 ही उसका प्रकृति होता है, एक क्रूर होता है, दूसरा सौम्य होता है। तो आप ऐसे काउंटिंग करते जा सकते हैं कि पहला क्रूर, दूसरा सौम्य, फिर क्रूर, फिर सौम्य, फिर क्रूर, फिर सौम्य। मतलब यही है कि ऐसे समझ लीजिए कि ओड और इवन, अगर ओड नंबर है, राशि का ओड नंबर है तो वो क्रूर प्रकृति का होता है, और इवन नंबर होता है तो वो सौम्य प्रकृति का होता है। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको और भी हम ऐसे समझें कि तीसरा सूत्र में यदि लग्न शुभ राशि का हो, लग्न जो है वो शुभ राशि का हो, और उस पर शुभ राशि की दृष्टि भी हो, है ना। तो एक तो कि लग्न जो है वो शुभ राशि में बैठा हो, ऐसा समझना चाहिए। और दूसरा क्या है कि शुभ राशि से दृष्ट हो। तो शुभ राशि से कौन, तो जैसे शुक्र से दृष्ट हो, बृहस्पति के 7 9, ये बृहस्पति का होता है। तो इन 5 मीन्स 3 दृष्टि से वो दृष्ट हो, है ना। तो शुभ लग्न शुभ ग्रह शुभ राशि में बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसा समझना चाहिए कि ये भी आजन्म सुखी होगा। लेकिन अगर इसी तरह से उस पर ये कंडीशन भी होना चाहिए कि शुभ ग्रह की दृष्टि तो है लेकिन पाप की दृष्टि नहीं हो। ये ध्यान देना होगा कि अगर पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ऐसे जातक का आजन्म वो सुखी होता है। और अगर मान लीजिए लग्न में एक और पाप ग्रह 1 हो या 2 हो, तो अगर 1 से ज़्यादा पाप ग्रह है लग्न में तो वो आजीवन दुखी ही होता है ना। अगर तो थर्ड में ऐसा समझिए कि तीसरा जो सूत्र है कि यदि लग्न शुभ राशिगत हो, ये कंडीशन हो गया,
और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। शुभ ग्रह की दृष्टि भी होना चाहिए, मीन सप्तम दृष्टि, जैसे शुक्र का होता है, बृहस्पति का, ये सब दृष्टि होता है ना। और फिर पूर्ण चंद्रमा हो, छीन चंद्रमा नहीं हो, है ना, इस तरह का भी होता है। उसके बाद अगर, तो ये ऐसे समझिए कि लग्न शुभ राशि का हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, यहाँ तक क्लियर है। और लेकिन इसमें क्या है कि लग्न में कोई पाप ग्रह नहीं हो, है ना, लग्न में कोई पाप ग्रह नहीं हो, तो जब तक मतलब बचपन से ही वो सुखी होता है। और यदि लग्न में एक से अधिक पाप ग्रह हो, मीन्स लग्न स्थान में ना अगर पाप ग्रह भी हो तो एक से एक हो या एक से ज़्यादा हो, अगर दो हो गया तब तो बहुत बड़ा मीन्स ये निगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो ऐसे आजन्म वो लोग दुखी होते हैं ऐसे जातक। तो ये हो गया थर्ड। उसके बाद हम फोर्थ की बात करते हैं कि लग्नेश शुभ राशिगत हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। लग्नेश क्या है कि शुभ राशि में हो। अब राशि की बात अभी हम डिस्कस किए थे ना कि आप समझिए क्रूर सौम्य ऐसे काउंटिंग करते रहिए, तो ये हो जाता है शुभ राशि में लग्नेश अगर शुभ राशि में हो और शुभ ग्रह से दृष्ट भी हो, है ना, वो कंडीशन ये है कि शुभ से दृष्ट हो। यदि लग्नेश नवम स्थान में हो, ऐसे भी कंडीशन देख लीजिए कि अगर लग्नेश नवम स्थान में है और नवमेश पंचम स्थान में है, दोनों कंडीशन हो सकता है। या तो नवमेश पंचम में हो, मतलब नवमेश फिर क्या हो, पंचम में हो, तो ऐसे कंडीशन में 16 ईयर्स में बताया जाता है कि ऐसे भाग्योदय और सुखी जीवन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इस फिफ्थ में है कि अगर लग्नेश का नवांश, मतलब कह लीजिए कि लग्न का स्वामी जिस नवांश में हो, लग्न का स्वामी जिस नवांश में हो और उस नवांश का स्वामी यदि लग्न में हो, तो या फिर अगर त्रिकोण में हो या एकादश भाव में हो, है ना, तो लग्न का स्वामी लग्नेश नवांश में हो, जिस नवांश में होता है उस नवांश का स्वामी अगर लग्न में हो, मीन्स कुंडली के लग्न में हो या त्रिकोण में हो या 11th में हो, मीन्स ये भी कंडीशन है कि इन सभी में हो, 11th में हो और वो क्या हो, बली हो और उच्च हो, बली भी हो और उच्च भी हो, तो ऐसे पोजीशन में बोला जाता है कि 30 ईयर्स में ऐसे लोगों का भाग्योदय का समय आता है और इसके बाद वो भाग्योदय होना माना जाता है। अब चलिए हम 5 सूत्र की बात कर रखे थे, तो ये 5वां सूत्र भी हो गया। इसके बाद हम एक एडिशनल सूत्र बताएंगे जो छठा सूत्र होगा। तो छठा सूत्र में हम 3 कंडीशन देखते हैं। क्या कि यदि लग्नेश द्वितीय स्थान में हो, लग्नेश क्या हो, दूसरा स्थान में हो, तो भी अच्छा होता है। और लग्नेश जिस नवांश में हो, मतलब लग्नेश जिस नवांश में हो, नवांश कुंडली भी देखना होगा कि लग्नेश आखिर किस नवांश में है, तो जिस नवांश में हो उसका स्वामी द्वितीय स्थान में होना चाहिए, है ना। तो ये एक तो कि आपको लग्नेश देखना है और उसके बाद नवांश कुंडली देखना है। नवांश, तो लग्नेश जिस नवांश में बैठा है वो नवांश का, है ना, यहाँ पर यही देखना है कि लग्नेश जिस नवांश में हो उसका स्वामी द्वितीय स्थान में हो, है ना, तो सेकेंड भाव में हो, है ना, ये सेकेंड भाव में हो, तो क्या होगा, ये दूसरा कंडीशन होगा। और तीसरा कंडीशन ये है कि अगर एकादशेश, मतलब 11th भाव का स्वामी द्वितीय स्थान में बैठा, है ना, तो अगर ऐसा कंडीशन है कि एकादशेश द्वितीय स्थान में हो, तो इन मतलब ऐसा समझ लीजिए कि इन तीनों योगों में से किसी के रहने से, है ना, तो अगर ये कंडीशन तीनों में से कोई भी एक है तो ऐसा माना जाता है कि 20 ईयर्स में ऐसे लोगों का क्या होता है, भाग्योदय हो जाता है। इसी तरह से एक हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर रखे हैं, तो एक सेवेंथ सूत्र भी हम डिस्कस कर लें। वो क्या है कि वो टाइम की बात हुई थी कि 9th भाव मीन्स भाग्येश 9th भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा है, जैसे मान लीजिए इसका कोई भी राशि है, जैसे मान लीजिए कोई अगर ये कुंडली से देखा जाए कि 9th भाव का स्वामी जिस भाव में बैठा है उस भाव का स्वामी भाग्य करता होता है ना, भाग्य
कर्ता होता है। तो अगर भाग्यकर्ता मीन्स इस तरह का है कि बहुत सारा कंडीशन हो सकता है कि भाग्यकर्ता कौन कितना है, मतलब कौन आ रहा है। तो जैसे चंद्रमा आता है तो 24 साल का, चंद्रमा में 24 साल हो जाता है भाग्योदय का समय, या इसके उपरांत। इसी तरह से हम बात करें तो अगर मंगल है तो 28 साल, और इसी तरह से अगर बुध है तो 32 साल, और अगर बृहस्पति है तो बृहस्पति जल्दी करवाते हैं, तो बृहस्पति है तो वो 16 साल, ये शुक्र है तो 25 साल, इस तरह से शनि है तो ये 36, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि इस तरह से इसको देखा जाता है। तो अगर आप ये पिछले वीडियो देखेंगे तो इससे ये होगा कि आपको बहुत सारा और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगा। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो भी बना रखे हैं। इसमें एक सूर्य बचा है, तो सूर्य का समय होता है 20 ईयर्स, 22 ईयर्स। तो सूर्य ये इस तरह से समझना चाहिए। तो अब हम ऐसे डिस्कस कर रखे हैं कि भाग्य उदय के समय का 5 सूत्र के अलावा 2 सूत्र और एडिशनल हम डिस्कस कर रखे हैं। तो इस तरह से अगर आप 5 सूत्र के अलावा टोटल 7 सूत्र ही हम एक्सप्लेन कर रखे हैं यहाँ, अगर ऐसा डिस्कशन हो तो इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल किसी न किसी तरह से एक अवधारणा बन सकता है कि किसके कुंडली में क्या ऐसा पोजीशन है जिससे कि ये फाइंड आउट किया जा सकता है। और ये करना कोई बहुत टेढ़ा काम नहीं है। सिंपली इस सूत्र को डिस्कस कीजिए, समझ में नहीं आए तो कुछ आप डिस्कस कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब हमें सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी होता है, तो सब्सक्राइब करें, है ना। सब्सक्राइब जो भी है ये चैनल ज्योतिष तक विचार, इसको आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।